हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 2 दिन पहले एक वीडियो निकलकर सामने आया था जहां पर हम कोरियन KF-21 एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग ट्रायल होते हुए देख सकते हैं। ये बात आपको बता दें, ये जो एयरक्राफ्ट है ये कोरिया का 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि फ्यूचर में एक 5th जनरेशन फाइटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर है जो कि साइज़ में F-35 से थोड़ा बड़ा है और F-15 से छोटा है। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात हम पहले कर चुके हैं, डिटेल्ड वीडियो जो है वो पहले बना चुके हैं, तो आज हम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। और वैसे भी कई कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं, जैसे कि रडार की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं है, बस ये पता है कि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड रडार है। बाकी जो इनबिल्ट जैमर्स वगैरह हैं इनकी भी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं है। सिस्टम क्या क्या होंगे ये पता है, उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे बाहर आएंगी। जो रडार है वो भी टेस्टिंग में ही चल रहा है। फिलहाल के लिए इसे एक बोइंग 737 से टेस्ट किया जा रहा है और अगले साल से इसे KF-21 से टेस्ट किया जाएगा। यानी कि जो एयरक्राफ्ट है वो शुरुआत में बिना रडार के फ्लाई करेगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो सेंसर्स की भी टेस्टिंग है वो धीरे धीरे चालू होगी। तो जो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन रखी गई है सर्विस इंडक्शन की वो 2026 रखी गई है, यानी कि 2026, और उसके 2 साल में यानी कि 2028 तक करीबन 40 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने का भी प्लान जो है वो यहाँ रखा गया है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को और समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड के डिलेज के बाद भी बिना एक्सक्यूज के कोरियंस कैसे इस एयरक्राफ्ट को समय पर डिलीवर करने वाले हैं और कैसे सारे टेस्ट जो हैं वो समय पर किए जा रहे हैं। तो KF-21 बुरामे जो है इसको कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये बात आपको बता दें कि कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री एक पब्लिक कंपनी है जो कि शुरुआत में प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी। तो इस कंपनी में करीबन 30% के आसपास साउथ कोरियन गवर्नमेंट के शेयर्स हैं। HAL को कंपेयर करें तो HAL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का है और करीबन 75% के ऊपर जो शेयर्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो ज़्यादा फ्री है HAL के कंपैरिजन में। HAL को डिपेंड रहना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट पर, उनके डिसीजन पर और उनकी फंडिंग पर। ऑल्दो अब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो रही हैं। HAL द्वारा खुद से भी काफ़ी डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं। अपनी खुद की फंडिंग से उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं वो इनिशिएट भी किए हैं और इवन आमका को लेकर एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो एक तरीके से प्रोसेस को स्पीड अप करने की कोशिश यहाँ भी करी जा रही है, पर फिर भी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री और HAL में बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो चीज़ आपको आगे नजर आएगी। फिर से वापस आते हैं KF-21 बुरामे पर और डिस्कस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कैसे चल रहा है। तो 60% यहाँ पर जो शेयर्स हैं इस प्रोजेक्ट में वो साउथ कोरियन गवर्नमेंट के हैं, 20% शेयर जो है वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के हैं और 20% जो शेयर हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हैं, जिसमें कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के भी शेयर्स इन्वॉल्व्ड हैं। यानी कि इस प्रोजेक्ट की अगर टाइमलाइन जो है वो आगे पीछे होती है तो अच्छा है, आगे होती है तो नुकसान होता है। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो साउथ कोरियन गवर्नमेंट का होगा, पर उन्हीं का नुकसान खाली नहीं होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड हैं उनका भी नुकसान होगा। यहाँ तक कि जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, उसका भी नुकसान होगा। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का थोड़ा और नुकसान होगा क्योंकि 30% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के भी हैं कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर अगर HAL होता तो इंडियन गवर्नमेंट का ज़्यादा बड़ा नुकसान होता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के शेयर्स HAL में ज़्यादा हैं। यानी कि जो फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट द्वारा करी जा रही होती वहाँ तो नुकसान होता ही, साथ ही साथ उनकी कंपनी क्योंकि टाइमलाइन मिस कर रही है तब भी उनका नुकसान होता। यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा नुकसान जो है वो कंपनी की साइड से गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा, पर इंडियन गवर्नमेंट जितना नहीं झेलना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स के जो स्टेक्स हैं वो अच्छे खासे लगे हैं KF-21 बुरामे प्रोजेक्ट में, तो उनके द्वारा नुकसान को बचाने के लिए कोशिश करी जाती है कि जो प्रोजेक्ट है उसको टाइम फ्रेम के अंदर ही ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है तो यहाँ गवर्नमेंट की भी 60% फंडिंग जो है वो करी जा रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छा मॉडल है। तो एक तरीके से जो कंपनी इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है उस पर बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अगर आप KF-21 प्रोजेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कैलकुलेटिव वे में करी गई हैं और टाइमलाइन को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी। तो एक कोरियन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री के जो ऑफिशियल हैं उनके द्वारा ये बात कही गई कि जो पहले टेस्टिंग ट्रायल्स हैं उनको एक्चुअल टाइमलाइन से प्रीपोन किया गया था और एक्चुअली उसे जून में ही कंडक्ट करना था, पर थोड़ा बहुत डिले की वजह से जो टाइमलाइन है वो प्रीपोन से फिर से उसी समय पर आ गई जो पहले प्रोजेक्ट करी गई थी।
और जुलाई में इसके जो टेस्टिंग ट्रायल्स है वो हमने होते हुए देखे। अब ऐसा माना जा रहा है कि 22 तारीख तक इस महीने की यानी कि 22 जुलाई को ये एयरक्राफ्ट अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट फ्लाइट के बाद से जो सर्विस इंडक्शन का शेड्यूल है वो काफ़ी टाइट रखा गया है और करीबन 4 साल में यानी कि 2026 तक सारे टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए और एयरक्राफ्ट जो है वो कोरियन सर्विस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो वर्किंग शेड्यूल है उसको और ज़्यादा टाइट कर दिया गया है क्योंकि कोविड की वजह से जो डिले हुई थी उनको यहाँ पर मेकअप करने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो दिन और रात दोनों चलेगा, जहाँ पर दिन में टेस्टिंग करी जाएगी और अगर कोई एरर आती है तो उसके डिज़ाइन को रात में ही रिवाइज किया जाएगा और अगले दिन फिर टेस्टिंग जो है वो चालू करी जाएगी। यानी कि इतना टाइट शेड्यूल जो है वो इनके द्वारा रखा जा रहा है। यहाँ पर वर्कलोड इतना ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट द्वारा 52 आवर वर्क वीक की लिमिट जो है वो रखी गई है। तो KAI यानी कि कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा कोशिश करी जा रही है कि जितना भी समय है उसको पूरा का पूरा फ्लाइट टेस्टिंग में इन्वॉल्व किया जाए। बाकी कोविड डिले को लेकर KAI एम्प्लॉय द्वारा ये बात बताई गई कि कोविड की वजह से जो पार्ट्स बाहर से आने वाले थे उनकी सप्लाई में डिफ़िकल्टी जो है वो कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ को भी महसूस हुई और पार्ट्स सप्लाई डिले की वजह से जो प्रोग्राम है वो भी शेड्यूल के पीछे होने वाला था। तो इसको मेकअप करने के लिए कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री ने अपने खुद के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओवरसीज़ भेजे और उन्होंने उन कंपनीज से कांटेक्ट किया जहां से उन्हें सप्लाई जो है वो लेनी थी और कोशिश करी कि जो पार्ट्स हैं वो उनको समय पर मिले। साथ ही साथ कोरियन प्लांट में इस डिले को मैचअप करने के लिए करीबन 3 शिफ्ट में काम किया गया KAI के एम्प्लॉयज़ द्वारा और इवन बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था कि ये अपने शेड्यूल से पहले चल रहे थे और जो लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर्स थे जो कि सपोर्ट के लिए वहाँ पर गए हुए थे वो भी इनके एफर्ट से सरप्राइज थे। तो ये जो वर्क एथिक शो किया है KAI के एम्प्लॉयज़ ने ये एक्चुअली एडमायर करने वाला है। डिले से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बचाया कोविड के बाद भी, जो कि इनकी कंपनी के लिए काफ़ी पैसा जो है वो सेव करेगा। साथ ही साथ कोरियन गवर्नमेंट का भी काफ़ी पैसा यहाँ पर बचेगा। तो जब हम HAL से कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री HAL से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। इवन HAL की भी जो एफिशिएंसी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, पर क्योंकि यहाँ पर HAL की डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट से डिले होने की वजह से HAL को इसका नुकसान जो है वो फेस करना पड़ता है। बाकी KF-21 प्रोजेक्ट में जितना सपोर्ट जो है वो कोरिया को मिला है उसके कंपैरिजन में HAL ने बहुत सी चीज़ें इन हाउस ही अचीव करी हैं और कैपेबिलिटी को खुद से डेवलप किया है जिसमें समय लगता है। पर ये चीज़ भी क्लियर है कि जब तक गवर्नमेंट का भारी इन्वॉल्वमेंट रहेगा इन कंपनीज में तब तक गवर्नमेंट की वजह से डिले होती रहेंगी अगर गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को लेकर सीरियस नहीं है। LCH के केस में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि HAL ने अपनी खुद की फंडिंग से जो इनिशियल हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बनाकर तैयार किया और अभी तक इनको बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो LCH के नहीं मिले हैं। साथ ही साथ इन कंपनीज की एफिशिएंसी में गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल होता है ये हम इन कंपनीज की परफॉर्मेंस से देख सकते हैं, जहां पर रिसेंटली ये कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंडिजिनस वेपन्स पर ज़्यादा है। पर गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी के लिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इन कंपनीज में जितना कम हो उतना बेहतर। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।